नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो स्टार्टअप इनसाइट्स। इस खास शो में आज हमारे साथ हैं प्योरेस डेली फूड्स के फाउंडर मनीष जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि झारखंड में इन्होंने जो पहला स्टार्टअप स्टैब्लिश किया वो कैसे स्टैब्लिश किया, इसकी प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली और अभी वो अपने स्टार्टअप को किस जगह पे देख रहे हैं और आने वाले सालों में उससे क्या उम्मीदें रख रहे हैं। और साथ ही साथ इनका जो स्टार्टअप है वो काफ़ी पॉपुलर है, ये लोगों तक पहुंचते हैं, हर दिन नए लोगों तक इनके प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं। तो लोगों की क्या प्रक्रिया है, इन्होंने अपने स्टार्टअप को कैसे फैलाया और क्या अलग दिया जो इनका स्टार्टअप आज इतना पॉपुलर हो गया है। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो स्टार्टअप आपने किया इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, ऐसी कौन सी कमी थी जिसे आप अपने इस काम के जरिए पूरा करना चाहते थे। धन्यवाद पहले तो मुझे स्टूडियो में बुलाकर ये मौका देने के लिए। देखिए, स्टार्टअप पहले समझना होगा कि स्टार्टअप है क्या। स्टार्टअप का मतलब ये है कि आप एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और तेज़ी से उसको ग्रोथ देते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी की मदद से किसी और प्रोसेस से आप उस जो भी इंडस्ट्री है उसको डिसरप्ट करते हैं किसी नई आइडिया से। हमने ये 2019 में प्योरेस डेली फूड्स की स्थापना की थी। पहले इस कंपनी का नाम प्योर एंड फ्रेश प्रोडक्ट्स था, फिर हमने इसको प्योरेश बनाया। मैं बहुत साल विदेश में काम करता था। मैं रांची से ही हूँ। मेरे को फाउंडर आदित्य कुमार, हम लोग दोनों काफ़ी सालों से फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के समय से फ्रेंड्स हैं। और जैसे सभी लोग रांची के लोग बाहर चले जाते हैं, काम करते हैं। मैं भी टाटा कंपनी में बाहर में था, विदेश में कई साल। इंजीनियरिंग मैंने बीआईटी मिश्रा से की, फिर IIM इंदौर से MBA करने के बाद अपना नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ अपना जी रहा था। 2017-18 के आसपास मुझे मौका मिला रांची आने का, मोमेंटम झारखंड के इवेंट में। तो मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं हो पा रही। जो भी है ट्रेडिंग कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज नहीं आ रही। तो मुझे इतने देश विदेश और देश भर घूमने के बाद लगा कि मेरे स्टेट में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और मैं ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था तो कुछ लोगों ने ये चर्चा की कि सरकार अपनी काम करती है, सब लोग उसमें कमियां ढूंढते हैं और एनवायरनमेंट को कोसते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ के जो युवा हैं वो इस राज्य को बदल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ के युवा जो हैं टॉपर्स हैं। आप देखिए 10th 12th के मार्क्स देखिए, अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं, लेकिन कोई भी आके वापस यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाता। तो ये बात हमें काफ़ी छू गई और हमने सोचा कि हमने 11 साल 12 साल विदेशों में काम कर लिया है, कुछ सेविंग्स भी है, तो क्यों ना 2 साल 3 साल यहाँ एक इस चीज़ को सॉल्व करें। तो ऐसा चैलेंज लिया। हमें कुछ नहीं पता था कि हम डेयरी करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन वापस आए, यहाँ पर एक स्टडी किया और देखा कि यहाँ पर जो है फूड काफ़ी सरप्लस है, लेकिन फूड के अच्छे सप्लायर्स नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सोच के हमने सोचा कि एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी लगाएंगे और तब हमने डेयरी में कदम रखा, क्योंकि डेयरी ऐसी चीज़ है जिससे आप हर दिन घर पे जाते हैं। और यही शुरुआत 2019 में, यही कारण मतलब था। क्वांटिटी तो है बट क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, यहाँ के लोग को वो सर्विस नहीं मिल पा रही है जो मेट्रो से मिलती है विदेशों में। तो ये इसी सोच से हमने 2019 में प्योरेस डेली फूड्स की स्थापना की थी। यही शुरुआत थी। तो जैसा कि आपने बताया कि ये शुरुआत थी, तो मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि कोई भी वापस आता है या इंडिया से भी हम जब देखें, आपने कहा कि आप विदेशों में रहे, जब इंडिया में भी कोई स्टार्टअप की बात सोचता है तो उनका पहला जो ऑप्शन होता है वो पहले रश करते हैं पुणे, बैंगलोर, इन सब जैसे सिटीज में। उन्हें लगता है वहाँ पे रिस्क कम है। तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? झारखंड में स्टार्टअप करने का क्या रीजन था? आपको नहीं लगा ऐसा कि बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है। मैं भी जब शुरुआत किया तो मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स यही बोले कि आप गुड़गांव जाओ, नोएडा जाओ, रांची में इकोसिस्टम नहीं है, फंडिंग नहीं है, वैसा टैलेंट नहीं है। लेकिन हमने जब सोचा कि नहीं, जब हम स्टार्टअप का मतलब ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अगर ये यही प्रॉब्लम है तो इसको यही सॉल्व करें, छोटे स्केल पे भी करें, लेकिन शुरुआत तो करें। तो हमने जब ये झारखंड को प्रेफरेंस इसलिए चुना कि हमने आज 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी ये सीखा है कि जहाँ आपको डाइवर्स ये है, चैलेंजेस है, वहीं पर अपॉर्चुनिटी है। आप झारखंड में जो हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं, लेकिन आपको यहाँ फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, आपको यहाँ पर कंपटीशन कम मिलेगा। यहाँ के टैलेंट है, हमने ये फील किया, बस वो बाहर चले जाते हैं। आप उस टैलेंट को, लेबर कॉस्ट कम है, आप उनको यहाँ पे इंटर्न्स बहुत अवेलेबल हैं जो कॉलेज लेवल पे। तो हमने ये सब अपॉर्चुनिटीज़ को देखा, स्टडी किया। और क्योंकि फूड सेक्टर हमने चुना था और फूड सेक्टर इंडिपेंडेंट है कि आप गुड़गांव में रहते हैं और डेयरी बिजनेस चाहे आप बिहार झारखंड जहीं भी हो आप कर रहे हो। तो हमने यही कारण से रांची चुना और क्योंकि हमारा होम ग्राउंड भी था, यहाँ पर हम लोग इसको रिस्क ले सकते थे, हमारा फैमिली सपोर्ट था, यही सब कारण था। तो जब हम फंड्स की बात कर रहे हैं, हमने फंड्स की बात की, तो मैं एक बहुत ही कॉमन सवाल आता है, जो भी युवा, आज के युवा जो भी बहुत लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, आजकल सबकी बात होती है कि मैं जॉब नहीं करूंगा, हम स्टार्टअप करेंगे। तो लोग सोच तो लेते हैं
किसी बहुत लोगों के पास प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है, जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है, मेरे पास फंड्स नहीं है, हम्म। क्योंकि हर युवा जो सोचता है स्टार्टअप करने का, उसके पास फंड नहीं होता। जी हाँ। तो उसको, जैसे कि शुरुआती में अपना फंड्स आपने कैसे मैनेज किया, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक हमारे युवाओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सबसे पहला सवाल आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सेम स्टोरी हमारी भी थी, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री को लगाने में काफ़ी पूंजी की बिल्कुल, ज़रूरत पड़ती है। हमारे केस में ये हुआ कि क्योंकि हमारे पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस था, कुछ सेविंग्स थी, लेकिन फैमिली हो चुकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मेरे पास बहुत युवा आते हैं कॉलेज के भी, स्टार्टअप्स वगैरह को लेकर, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ आप कुछ साल काम करें, कहीं भी स्टार्टअप कॉलेज लेवल पे अगर आपके पास आइडिया भी है उसको नर्चर करें, कुछ साल काम करें, कुछ सेविंग करें। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है, मुद्रा लोन वगैरह है, आप उसका फ़ायदा उठाएं। सेकंड, मैं सबसे पहले एक चैलेंज थ्रो करता हूँ युवा को कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत रिच फैमिली से हों और आपके पास पैसे आ रहे हैं, हेरिडेटरी आ रहा है पैसा। आप आगे चल के एक स्टार्टअप कर रहे हैं, आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेचेंगे। अगर आप खुद पहले एक फाउंडर, सबसे पहला प्रोडक्ट होता है। अगर आप अपने 2-4 रिलेटिव्स को आप कन्विंस नहीं कर सकते हैं कि आप मुझ पे 50,000 लगाएं, 1 लाख लगाएं, 10,000 लगाएं, अपने फ्रेंड से कुछ नहीं मांग सकते जो जॉब में हैं, तो ये करके आपको 2-3 लाख रुपए, ज़्यादा नहीं, 2-3 मैक्सिमम 5 लाख रुपए की व्यवस्था अगर आप कर लेते हैं, तभी आप केपेबल हैं फाउंडर बनने के लिए। अगर आप ये इतना भी नहीं कर सकते तो आप फाउंडर गलत रास्ता चुन रहे हैं। तो पहले आप उस एक्सपीरियंस को गेन कीजिए, तब आप बनिए। ऐसा नहीं कि आपका रास्ता बंद हो गया। तो 5 लाख रुपए से भी आप किसी भी आइडिया, प्रोटोटाइप पे आप काम कीजिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा रेवेन्यू लेके आइए। आप देखिए आपको बैंक भी अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, अगर आप प्रोडक्ट कंपनी है, और आपको छोटे छोटे एंजल इन्वेस्टर्स भी स्टार्ट करेंगे। तो आपको शुरुआत करनी है, उसके लिए वेट नहीं करना है कि जब पैसे आएंगे तब शुरू करेंगे। जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने शुरू किया, तो हर नए बिजनेस में, हर नए स्टार्टअप में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते जी हैं। हाँ। तो अभी 5 साल आपने जैसा बताया, जी। अभी 4-5 साल हो गए, तो आपने क्या क्या, किन किन चैलेंजेस को फेस किया, क्या क्या चुनौतियाँ आई पहले 3-4 सालों में, जो अब काफ़ी हद तक आपने रिजॉल्व कर लिया? बिल्कुल। देखिए सबसे पहले चैलेंज तो होता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट आप लेके आते हैं, उसका एक्सेप्टेंस मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं, आपका प्रोडक्ट क्यों? तो आपको उनसे कुछ बियॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे हमने जब शुरुआत की, हम लोग एक डेयरी कंपनी है, होम डिलीवरी, हम लोग प्योर नेचुरल मिल्क घर पे डिलीवर करते हैं। तो हमने 200 फैमिलीज का इंटरव्यू लिया था, पैदल चल के, सबके घर जाके मिले कि आपको हमसे, आप अमूल, हमारा कंपटीशन अमूल है, मेधा है, मदर डेयरी है, बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो आप हमसे क्यों लेंगे? तो हमने, कस्टमर ने कहा कि आप मुझे वो सर्विस दीजिए जो वो नहीं दे सकते, आप मुझे वो ट्रस्ट दिलाइए जो आप नहीं दे सकते। तो इन सब चीज़ों को हमने सॉल्व किया। जैसे हमने कस्टमर्स को सुविधा दी कि आपको हर दिन सुबह 7 बजे मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट, आप हमारे प्रोडक्ट्स को रात को 2 बजे भी ऑर्डर कर सकते हैं, फिर भी आपको सुबह 7 बजे मिलेगा। इसका मतलब मुझे रात को काम करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो आपको कुछ अलग करके देना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम। तो पहला चैलेंज तो ये हमने फेस किया कि आपको एक नया सिस्टम बनाना मतलब एक पड़ेगा, यूएसपी अपनी बनानी पड़ेगी। यूएसपी बनानी पड़ेगी। सेकंड, क्योंकि अब आपको, हमें कस्टमर्स को जब अच्छी सर्विस देनी है, तो हमें एक सुबह एक हमने 6 to 9 जॉब क्रिएट किया। अब उसके लिए लोग रेडी नहीं हैं, लोग ऐप यूज़ करने के लिए रेडी नहीं है। आपका ऐप क्यों, इतने सारे ऐप मोबाइल में भरे हैं, हमने ऐप डेवलप किया था, वो सब क्यों यूज़ करेंगे? तो पहला था कि एक तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना। उसके लिए बहुत कस्टमर को एजुकेशन किया। मैंने खुद रोड पर खड़े होकर, मैं और को फाउंडर में जाके कस्टमर्स को अपार्टमेंट के सामने कन्विंस करते थे। तो इस तरह से पहला चैलेंज तो ये। सेकंड है टैलेंट। जब हम लोग इसकी टेक्नोलॉजी बना रहे थे, तो आपके पास यहाँ बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं हैं, तो हमें कुछ बाहर से लोगों को कन्विंस करके बुलाना पड़ा, वापस आइए, उनको कुछ सैलरी दिया, अच्छा दिया, वो सब चीज़ें दी। थर्ड डेफिनेटली है कि यहाँ पर एक इकोसिस्टम, यहाँ पर कोई स्टार्टअप नहीं समझता था क्या है, तो हम लोगों ने उसके लिए इकोसिस्टम में काफ़ी इन्वॉल्व किया। गवर्नमेंट को, मीडिया से काफ़ी सपोर्ट मिला, प्रभात खबर और बाकी सबसे भी हमने इस चीज़ को पब्लिश करना स्टार्ट किया। तो इस तरह से आपको पेशेंटली हर एक प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके अटैक करके उसको हमने सॉल्व किया, जिसका रिजल्ट मुझे आज मिल रहा है। और लोग अब जानने लगे हैं, और लोग इस तरह के लोग को अब जानना चाहते हैं कि ये सक्सेस स्टोरी अब हम भी कर सकते हैं, ये विश्वास आया है। बिल्कुल मनीष जी, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ। जैसे हमने बात की अभी स्टार्टअप, जी। तो बहुत सारे ऐसे, मैं जब मिलती हूँ बहुत सारे युवाओं से, तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्हें स्टार्टअप का एक्चुअल मतलब ही नहीं पता है। जी हाँ। कोई कुछ भी शुरू करता है तो उन्हें लगता है वो स्टार्टअप है। तो इस बीच मैं चाहूँगी कि जो कि आपका एक्सपीरियंस है, आप जानते हो इस स्टार्टअप को, आपने कई जगहों पर काम किया है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है कोई भी काम शुरू करने में और एक स्टार्टअप में। बिल्कुल, देखिए 3 वर्ड यूज़ होते हैं इस टर्मिनोलॉजी में। एक है बिजनेस, एक है एंटरप्रेन्योरशिप, और तीसरा है स्टार्टअप। तीनों में फ़र्क आपको मैं बताता हूँ। एक बिजनेस, जो भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर रहा है, दैट इज़ बिजनेस। चाहे आप दुकान एक खोले हैं, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं,
अपना कंपनी चला रहे हैं, बिजनेस है। एंटरप्रेन्योरशिप रहता है कि आप कुछ एक नया स्टार्ट करते हैं, आप एक भले बिजनेस फैमिली से आते हैं लेकिन आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया और उसको आप बड़ा नए आइडियाज़ में कुछ लेके जा रहे हैं। स्टार्टअप इन सबसे ऊपर है। स्टार्टअप ये है पहला कि आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस जो चल रहा है उसको डिसरप्ट कर रहे हैं। जैसे हम अपना एग्जांपल लेते हैं कि डेयरी डेयरी बहुत आई थिंक सबसे पुराना बिजनेस होगा बिल्कुल। जब से ह्यूमन काइंड है इस प्लेनेट पे, दूध लेना बेचना। लेकिन और उसमें अमूल ने नया स्टार्ट किया जब उसने वाइट रेवोल्यूशन लेके आया। कंट्री डिलाइट जैसे कंपनी है जो होम डिलीवरी करते हैं, हमने वो लेके आया कि कस्टमर को फार्म टू टेबल मॉडल, ट्रेसेबिलिटी, ऐप, लोवेस्ट डिलीवरी कॉस्ट, उसको डिसरप्ट किया। तो इस तरह से वो एक स्टार्टअप हुआ कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको आप बिल्कुल नए तरीके से और एक नई सर्विस आप दे रहे हैं, नया प्रोडक्ट नया सर्विस। थर्ड ये है कि आपकी कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़नी चाहिए, तभी वो स्टार्टअप होगी। मतलब आप सोच रहे हैं कि आज मैंने एक महीने में अगर 5 लाख का किया तो अगले महीने 7 लाख 8 लाख ऐसे बढ़नी चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें। तो स्टार्टअप का डेफिनेशन यही है कि आप एक डिसरप्शन कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और कंपनी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यही है। और उसको तेज़ी से बढ़ने के लिए लोग बोलते हैं कि वो स्टार्टअप वो है जिसने फंड रेज किया, वो सब आपको हेल्पिंग हैंड है। कंपनी तेज़ी से बढ़े, जिसको हॉकी स्टिक कर्व बोलते हैं, उसके लिए आप चाहे फंड रेज करें, चाहे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, वो सभी पॉसिबल है जब आप कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करें। इसीलिए स्टार्टअप का डेफिनेशन में टेक्नोलॉजी जरूर आता है। अभी जैसे हम बात करते हैं बाकी भी डेयरी प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज है उसकी बात कर रहे थे, तो आपका प्रोडक्ट मैं अब एक बार और पूछना चाहूँगी, जी। आपका प्रोडक्ट उन सब से बिल्कुल अलग कैसे? और दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको और इन्हेंस करने के लिए क्या कुछ करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हमने जब शुरुआत की तो लोग ने सही सवाल पूछा कि आप क्यों, आपका प्रोडक्ट क्यों? तो हमने उसके डिफरेंशिएटर या यूएसपी जिसको बोला जाता है, अलग क्या है हमारा, उसको काफ़ी हमने पब्लिसाइज किया। हम लोग सबसे पहले कि हमारा सोर्स, और आप विश्वास करेंगे कि सोर्स तो हमें पहले पता नहीं था, क्योंकि आप मिल्क बेच सकते हैं लेकिन मिल्क सोर्स कहाँ से? इन चीज़ को करने के लिए, और डेयरी का हमें डी भी नहीं पता था। तो 2019 में सबसे पहले जब कंपनी बनाने से 6 महीने पहले मेरी छोटी सी जगह ओरमांझी में है, वहाँ पर हमने एक फार्म बैठाया और वहाँ पर हम और मेरे को फाउंडर हम लोग रहे 3 महीने कि काउस का देखभाल कैसे रखा जाता है, मिल्किंग कैसे की जाती है, वहाँ सफाई कैसे मेंटेन करना है, बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस क्या है, और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी बनाई। आज आप हमारे फार्म पे आएंगे तो काउस में भी पेडोमीटर लगा है, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या है, वो डाइट क्या खाती है, ताकि देखा कि बेस्ट क्वालिटी मिल्क कैसे जनरेट की जा सकती है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो एक तो ये है कि हमारा सोर्स डिफाइंड है। आज के समय हमारा फार्म झारखंड का, हमें लास्ट ईयर बेस्ट डेयरी फार्म अवार्ड भी मिला, क्योंकि वहाँ पर जो मिल्क क्वालिटी है उसमें हाई प्रोटीन है, ज़्यादा विटामिन कंटेंट है, स्वीटनेस है, यहाँ पे मैं ये आपसे सारी एक सवाल चीज़ें। पूछना चाहूंगी इस बीच में। अभी हम हर तरफ चर्चा होती है कि हर खाने का सही बात ग्रेड है। नीचे हो गया, हर खाना खराब हो रहा है। अब मिल्क प्रोडक्ट भी ऐसे हैं कि हम बहुत तमाम तरीके से हर दिन मीडिया में खबरें आती जी। है, यहाँ पे इतने नकली प्रोडक्ट्स पकड़े सही बात गए, है। यहाँ पे इतने नकली प्रोडक्ट्स। तो इन चैलेंजेस के बीच आपने खुद को कैसे अलग किया और कैसे इसको मीटअप करते हैं, लोगों की इस डिमांड को आप सही कैसे बात। फुलफिल करते हैं? देखिए, अच्छी बात ये हुई कि जैसे लोग बोले कि कोविड के समय बहुत बिजनेस को नुकसान हुआ, हमारे बिजनेस को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस बहुत हुए, लोग होम डिलीवरी चाहने लगे, तो लोग की जो सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ी। तो आज विश्वास कीजिएगा, हमारे कस्टमर सिर्फ वैसे नहीं हैं जो कि बहुत पैसे वाले हैं, वैसे कस्टमर भी हैं जो कि अपने बच्चे को, चाहे वो कुछ पैसे ज़्यादा लगें, वो अच्छी प्रोडक्ट देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हमारी जो स्टार्टअप है वो कस्टमर्स को डेली रिपोर्ट सेंड करती है कि आपका जो मिल्क है उसकी क्वालिटी ये है, उसमें कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी हार्मोन, कोई इंजेक्शन किसी तरह का यूज़ नहीं किया गया, किसी तरह के हमारे प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव, केमिकल, कलर्स यूज़ नहीं किया जाता। तो इससे कस्टमर्स को शुरुआत में कन्विंस किया गया, भरोसा दिलाया गया, टेस्ट दिया गया, और तब जाके उनको लगा कि भाई इसके लिए तो मैं 5% 10% एक्स्ट्रा भी पे करने के लिए रेडी हूँ। ये सब सर्वे करके हमने निकला था। तो जब कस्टमर को पूरी ट्रेसेबिलिटी, पूरी सप्लाई चेन का रास्ता, आज हमारे लड़के जब होम डिलीवरी करते हैं, देखिए मिलावट कहाँ कहाँ हो सकता है, रास्ते में, सोर्स पर, यहीं पर। तो हमने वो सारा ट्रांसपेरेंसी अपने कस्टमर्स को दिया, जिससे कि कस्टमर्स को भरोसा आया कि हम लोग डिफरेंट हैं। यही काम बड़े बड़े ब्रांड भी बहुत सालों से नहीं कर रहे थे, जिसके और लोग को जब फ़र्क पड़ा टेस्ट में और हेल्थ में, 2-3 महीने में जब हेल्थ में काफ़ी डिफरेंस मिला, तो ऑटोमेटिकली उनको भरोसा धीरे धीरे आते गया। और आज के समय वही डिफरेंशिएटर हमारी कंपनी है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंट है या बच्चों को मिल्क सूट नहीं करता है, तो वो लोग भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि आप प्योरेस्ट डेली के मिल्क को ट्राई कीजिए। जी। ये बहुत बड़ी जी हाँ। उपलब्धि है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि कैसे आपका प्रोडक्ट लगे, इस पे हमने बात की। आपके अभी जो आप प्रोडक्ट्स मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं, उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट अभी है
और आने वाले समय में क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स की प्लानिंग है, कुछ आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं मेरे जी, दर्शकों को। जैसा कि हमारी कंपनी प्योरेज डेली फूड्स है, कहीं भी डेयरी नहीं लिखते हैं। शुरुआत डेयरी से इसलिए किया क्योंकि डेयरी दूध में लोग सबसे पहले ट्रस्ट नहीं करते। दूध का दूध, पानी का पानी, पानी मिला हुआ है। तो हम दूध के बहाने घर हर दिन जाते हैं कस्टमर के दरवाजे पे। कस्टमर हर दिन सुबह-सुबह हमारे डिलीवरी बॉय का शक्ल देखता है, आप सोचिए दरवाजे पर। तो उसको लगता है ये आदमी अच्छी चीज़ लेके आया है। वरना अगर भरोसा टूट जाएगा तो अगले दिन वो मना कर देगा। तो हमारे दूध से हमारा भरोसा आता है। फिर दूध के साथ हमारे आज पूरा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। हमारी काफ़ी अब स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ी डेयरी प्लांट है, 20,000 लीटर की प्लांट भी हो गई हमारी। काफ़ी 4 साल में हमने एक कमरे से शुरू किया था, 20 लीटर से आज 20,000 लीटर का काम हम लोग कर रहे हैं। और उसका मकसद यही था कि दूध से जाएं, फिर पनीर, दही, लस्सी, रबड़ी, स्वीट्स, घी, सारा रेंज आज हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और हम लोग का स्टार्टअप वही है कि दूध के बहाने आज हमारा 66 रुपीज़ 70 रुपीज़ प्राइस है दूध का, वो जाते हैं। उसके साथ साथ पनीर, दही, रबड़ी जो भी जाता है उसका डिलीवरी कॉस्ट नहीं लगता। तो यही डिसरप्शन है, यही स्टार्टअप है। आप समझिए कि डिलीवरी बिल्कुल, कॉस्ट नहीं लगता और हर दिन सुबह कस्टमर को सुबह मिल जाता है फ्रेश चीज़। ये चीज़ है। सेकंड ये है कि कस्टमर्स को कहीं भी अब लोग पूछते हैं हमसे कि आप प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते, आप केमिकल नहीं मिलाते, तो आपका तो बहुत सामान बर्बाद हो जाता होगा। अब उसमें भी टेक्नोलॉजी है। आप सोचिए कि कल संडे है, मुझे मालूम है कि उस दिन बहुत मिष्टी दही लोग पसंद करेंगे। अब संडे को मान लीजिए मैंने 100 पीस बनाया, 80 पीस बिका, 20 पीस बच गया। तो 20 पीस के लिए शाम को हम ऐप नोटिफिकेशन भेज देते हैं अपने सारे कस्टमर्स को कि सर 10% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो रात को कस्टमर्स जो थोड़े डिस्काउंट पसंद करते हैं ऑर्डर करते हैं हर अगले दिन। तो मेरा फूड वेस्टेज 1 to 2% है, जबकि फूड इंडस्ट्री में एवरेज 10 to 15% वेस्टेज होता है। तो ये भी एक स्टार्टअप का हिस्सा है कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व करते हैं। बिल्कुल। अभी मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी, आपकी कंपनी में आगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स, अभी कुछ प्लानिंग चल रही है कुछ और प्रोडक्ट्स के आने की? बिल्कुल, देखिए आज के समय हम लोग पहला तो रांची में काम कर रहे हैं। रांची के बाहर भी हम लोग धीरे-धीरे जा रहे हैं और लोग अब बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हमारे ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि फ्रोज़न फूड, फ्रोज़न मटर, आइसक्रीम्स, है ना? स्वीट्स में हम लोग काफ़ी काम करना चाह रहे हैं। तो हम लोग उस पूरे वैल्यू चेन को, आपने जो मिलावट की बात थोड़ी देर पहले की थी, तो हम लोग जैसे कस्टमर के घर तो पहुँचाते थे। जब हम लोगों ने देखा कि नहीं, लेकिन होटल रेस्टोरेंट्स में, आप शादी पार्टियों में पूरा डुप्लीकेट यूज़ होता था। सब बाहर से आता है और वो सब डुप्लीकेट है, नॉन ओरिजिनल है। तो हमने ये देखा, टेस्ट किया, लोगों को जानकारी ली, ब्लॉग्स लिखे। तो हम लोगों ने उन रेस्टोरेंट होटल को भी कन्विंस किया कि आप प्योर चीज़ रखिए, आपको मैं टाइम पे डिलीवरी दूंगा, आपको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है। और आज के समय आप रांची के जितने भी बड़े होटल रेस्टोरेंट्स हैं, सब हमारे पनीर, दही, मावा, ये स्वीट्स को वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसको भी हमने काफ़ी मिलावट को भी काफ़ी कम करने की कोशिश की है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जब आपका जो बिजनेस है वो डेली पब्लिक कनेक्ट Yes. वाला है, आप डेली हर दिन कस्टमर को, और जहाँ पब्लिक कनेक्ट की बात होती है वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू दोनों होते हैं। जी हाँ, तो शुरुआत में पॉजिटिव भी आए होंगे, जी नेगेटिव हाँ। भी आए होंगे, या अभी भी आते कई हैं। जगहों पर आते होंगे। तो इससे आपने कैसे हैंडल किया, फिर इसको कैसे सही करने की दिशा में किस तरीके से काम किया? बिल्कुल। देखिए, हम लोग सबसे पहले जानते थे कि हमारे बिज़नेस का कोर कस्टमर है और कस्टमर में मोस्टली घर की विमेन, वही घर का राशन, दूध वगैरह डिसाइड करती हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो पूरी इसकी टेक्नोलॉजी बनाई, क्योंकि आज के समय 2000 घर पे 2 घंटे में डिलीवरी होती है हमारे, हर दिन, 365 दिन, सालों भर। तो अब कस्टमर के घर डिलीवरी हुआ, तो डिलीवरी होने के बाद कस्टमर को मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका 1 लीटर दूध, 1 पनीर, 1 दही ऐसा डिलीवर हो गया। अब कस्टमर ने उसे ट्राई किया, अगर उसे कुछ भी चीज़ में पसंद नहीं आया या कुछ लीकेज हो गया या कोई टेस्ट पसंद नहीं आया, तो इमीडिएटली वो ऐप पे नोटिफाई एक बटन दबाता है कि ये मुझे पसंद नहीं आया, या क्वांटिटी कम है या क्वालिटी में कुछ इशू है, तुरंत हमारे कॉल सेंटर में आता है। लोग आश्चर्य किए कि दूध की कंपनी का कॉल सेंटर, ऐसा तो कोई सुना ही नहीं था रांची में। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा 24/7 कॉल सेंटर है। 3 हमारी स्टाफ काम करती हैं, सुबह 6 से लेकर के रात को 12 बजे तक। कस्टमर जो ऐप नहीं चला पाते, उनके लिए व्हाट्सएप सुविधा है, फ़ोन की सुविधा है। तो कस्टमर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऐप पे भी कर सकते हैं। विदिन 4 आवर्स हम लोग उनको कॉल बैक करते हैं, उनके इशू को रिजॉल्व करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो हमारी टेक्निकल टीम उनके घर भी जाती है। जैसे कुछ कस्टमर इस तरह कहता है, हमारे आपके दूध से दही नहीं जम रहा, तो हम लोग जा करके वो भी जमा करके दिखाते हैं कि सर शायद ये हो रहा होगा, ऐसी चीज़ है। तो इस तरह की छोटी हर प्रॉब्लम का रिकॉर्ड होता है। हमारा एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। ये भी 6 महीने हम और मेरे को फाउंडर ने मिल करके टेक्नोलॉजी भी खुद बनाया। और वो लड़के जो यहीं के कॉलेज के स्टूडेंट, XISS के, सेंट जेवियर्स के, और जो गूगल में या इस सब में नोएडा में कर रहे थे, उनको हमने बुलाया। हमारी लोग बोलते हैं कि हमारी दूध की कंपनी डेयरी कंपनी है, लेकिन हमारी सॉफ्टवेयर विंग भी है उसमें, जो पूरी टेक्निकल डिजिटल टीम है, जो कि हर दिन मॉनिटर करती है, सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करती है और कस्टमर्स के सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करके ठीक करती है। और टेक्निकल सर्विस,
या क्वालिटी, ये सारे इश्यूज़ पर हम लोग की डेली उस पर मीटिंग होती है और उनको विद इन 24 आवर्स हम लोग सॉल्व करने का पूरी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आप अगले कुछ सालों में हम्म, अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं और किस रूप में देखते हैं उसको? क्या कुछ आगे आपने फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस कंपनी? बिल्कुल। देखिए हम लोग रांची आए, झारखंड आए, मकसद ये था कि एक ब्रांड झारखंड में बने। हमें बहुत बचपन से आदत पड़ गई थी कि बाहर के स्टेट के प्रोडक्ट्स को हम लोग कंज्यूम करते आए हैं। लोकल फॉर वोकल वाला जो है उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये टारगेट है कि एक ब्रांड ऐसा बने जो कि झारखंड से बाहर जाए। हमारे प्रोडक्ट्स आज कोलकाता भी जा रहे हैं, बिहार भी जाता है, बंगाल के कुछ एरियाज़ में भी जाता है और हमने अपने सैंपल्स एक्सपोर्ट के लिए भेजे। तो हमारा विजन यही है कंपनी का कि एक मेड इन झारखंड प्रोडक्ट यहाँ से जाए। ये पहला हमारा टारगेट है। सेकंड कि यहाँ के यूथ को बाहर नहीं जाना पड़े। आज हम लोग किसी यूथ को जॉब चाहिए, किसी अकाउंटिंग में, किसी सॉफ्टवेयर बनाने में, हमारे मार्केटिंग में, वो सारे ऑप्शंस हम लोग देते हैं। और टारगेट यही है कि एक तो यूथ का टैलेंट यहाँ रिटेन रहे और सेकंड यहाँ का प्रोडक्ट एक मेड इन झारखंड हमारा बाहर जाए। यही हमारा कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन है और इसके लिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं। मनीष पीयूष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस शो में शामिल होने के लिए। हमने देखा इस कार्यक्रम को हमने सुना और कैसे इस फूड स्टार्टअप को कैसे शुरू किया गया, इसको कहाँ तक पहुँचाया गया और इनका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है, कैसे इन्होंने चीज़ों को इनिशिएट किया, एक एक करके प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट किया और कैसे रिजॉल्व किया, ये भी हमने जाना। आपके साथ हम अगली बार फिर मिलेंगे किसी और स्टार्टअप के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।